अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपको ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है, टू एंड फ्रो मोशन देता है। ऑसिलेटर क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होती हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होते हैं, ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। जो बेसिक टर्म्स हमने हर ऑसिलेटर में फाइंड आउट करनी है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये हम स्टार्ट करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने जितने भी हम ऑसिलेटर पढ़ेंगे उसमें हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हमने सब में फ़ाइंड आउट करनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी। तो वही सारी चीज़ें हम इस एग्जाम्पल में भी फ़ाइंड आउट करेंगे। यहाँ जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जब हम कोई भी ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो उसमें हम किस तरीके से फ़ाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए SHM का। SHM किसका एब्रीवेशन है? ये एब्रीवेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको आप किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे? द मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन बट विद नेगेटिव साइन। मीन्स जो मैंने आपको कहा था कि अगर हम किसी चीज़ को, कोई रबर बैंड ले लें, उसको हम फोर्स लगाएं, किसी एक फ़िक्स पॉइंट पर रख कर दूसरी साइड पर फोर्स लगाएं, तो फोर्स अपनी तरफ हम लगा रहे होते हैं, जो एक्सटेंशन है वो उसकी ऑपोजिट साइड पर हो रही होती है। तो इट्स मीन एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नेगेटिव साइन ऑफ एक्स। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटेंशन को या डिस्प्लेसमेंट को। अब वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू दी हुक्स लॉ। सो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम ये भी कहते हैं फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सेलरेशन। तो हम इस रिलेशन से ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? माइनस एक्स के। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, फिर अब उसके बाद हम इसकी जो डेफिनेशन है रिपीट कर देती हूँ मैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द एक्सटेंशन और नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसको आप इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास SHO। इसी लॉन्ग क्वेश्चन का नेक्स्ट जो टर्म है SHO। SHO क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन्स यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसको आप एब्रीवेट कर सकते हैं SHO। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में बच्चों हम एग्जांपल लेंगे इसकी वेलोसिटी और बाकी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे एक मास स्प्रिंग सिस्टम की। अब मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल हम कैसे लेंगे? हम कंसिडर करते हैं कि एक फ़िक्स्ड पॉइंट है हमारे पास, जैसे यहाँ पर एक फ़िक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट के साथ हमने एक स्प्रिंग अटैच कर दिया। अब ये जो स्प्रिंग है इसका जो दूसरा एंड है ये मैंने मास m के साथ अटैच किया हुआ है और ये इसकी रेस्ट पोजीशन है। यहाँ पर मैं नीचे डॉटेड लाइन लगा रही हूँ। डॉटेड लाइन में ये जो पोजीशन है मींस इसके सेंटर से आपने लगानी है हमेशा। ये जो पोजीशन है इसे मैं कह रही हूँ O, मींस ये इसकी ओरिजिन पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है, या आप इसे क्या कह सकते हैं? O रिप्रेजेंट द ओरिजिन, या आप इसे मीन पोजीशन का भी नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास मीन पोजीशन भी है, क्योंकि मैंने आपको मीन और एक्सट्रीम पोजीशन का जब बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो रेस्ट पोजीशन होती है वो मीन पोजीशन भी कहलाती है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। हमने अभी किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया। ये स्प्रिंग है हमारे पास, ये मास है, ये इसका फिक्स पॉइंट है। उसके बाद मैं यहीं से एक और
डायग्राम कंसीडर करती हूँ। अब उस डायग्राम में मैंने क्या किया, इस रेस्ट पोजीशन को डिस्टर्ब किया, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये है डायग्राम नंबर 1। इस डायरेक्शन में जब मैंने फोर्स लगाई तो डेफिनेट बात है कि ये जो स्प्रिंग है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है, ये अब लेंथ हमें ज़्यादा प्रोवाइड करेगा और ये मास राइट साइड पे मूव करेगा। जहाँ तक मैं फोर्स लगाऊंगी उस तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर मैं अब स्प्रिंग को बड़ा बना दूँगी। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ तक इसे फोर्स प्रोवाइड की है, एम तक जो मास है हमारे पास उसे मैं यहाँ तक ले आई हूँ। मींस ये इसकी मेन पोजीशन थी। एक्सट्रीम पोजीशन जो उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो ये वाला था। यहाँ मैं इसे नाम दे देती हूँ ई का। ई स्टैंड फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। अब मैंने इसको यहाँ पर फोर्स लगाने के बाद इस पॉइंट से मैंने इसको क्या किया, मैंने रिलीज़ कर दिया। अब जब मैंने इसे रिलीज़ कर दिया तो डेफिनेट बात है कि ये जो मास है ये ख़ुद ब खुद वापस आएगा। क्यों? इस स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से ये मास ख़ुद ब खुद वापस आएगा। तो एक और डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड डायग्राम है। थर्ड डायग्राम में वो कहाँ तक आ गया है, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक आ गया है। अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि भाई हमने फ़ोर्स लगाई, एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाई, मास इस तरफ आया, हमने इसको रिलीज़ कर दिया तो जो मास था वो वापस ओरिजिन पर आया। तो ये किस वजह से आया? ये रीस्टोरिंग फ़ोर्स की वजह से आया। रीस्टोरिंग फ़ोर्स जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो चुकी थी। और ये आपका इम्पॉर्टेंट MCQs भी है कि स्प्रिंग के अंदर कौन सी फ़ोर्स जो है वो रीस्टोर होती है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, स्प्रिंग के अंदर हमेशा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है और यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये आपका MCQs है, इम्पॉर्टेंट MCQs है ये। तो आपने इसे मेंशन कर लेना है कि इलास्टिक स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। रीस्टोरिंग फोर्स भी स्प्रिंग के अंदर ही स्टोर होती है। तो अब बेटा जो मास था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका है। क्या मास यहाँ पर स्टे करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने अपने अंदर फोर्स को रीस्टोर कर लिया है। अपनी ओरिजिनल पोजीशन को तो रीस्टोर कर लिया है, लेकिन ये जो स्प्रिंग है ये अभी भी इस फोर्स को रिटेन किए हुए है जो मैंने एक्सटर्नल लगाई थी। तो कभी भी अगर आप स्प्रिंग को खींचें वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाकर रुकता नहीं है, बल्कि आगे की तरफ मूव करता है। तो जो हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट डायग्राम आएगी वो ये वाली आ जाएगी। स्प्रिंग क्या हुआ, कंप्रेस हो गया और जो मास था वो लेट्स सपोज के यहाँ तक आ चुका है। और ये जो पोजीशन है ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, सेम लाइक द सिंपल पेंडुलम कि ये उसकी मेन पोजीशन थी, फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन पर गया और फिर वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर गया। अब मैं यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस मेंशन करती हूँ। लेट्स सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास, मैंने इनको नाम दे दिया OE एंड दिस वन इज़ दी, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है एंड इसको नाम दे रही हूँ E प्राइम का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ तक हमने फोर्स लगाई इसको क्या नाम देंगे हम, एम्पलीट्यूड का। मैं इसे रिप्रेजेंट करती हूँ XM से, मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये X क्या है, ये X ये वाला X है। और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारे पास मीन्स यहाँ तक, ये हमारे पास यहाँ तक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, ये भी हमारे पास XM है। अगर आप इस XM को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस XM को नेगेटिव लेना पड़ेगा। मैं इसे चेंज करके प्राइम मेंशन कर देती हूँ। अब हमने कहा था कि हुक्स लॉ अप्लाई होता है जब भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑसिलेटर के ऊपर, तो वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटेंशन।
और अकॉर्डिंग टू दी हुक्स लॉ यही जो इक्वेशन है ये बन गई थी हमारे पास f इज़ इक्वल टू kx। अगर मैं kx ले रही हूँ फॉर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो मुझे माइनस kx लेना पड़ेगा फॉर दी प्राइम वैल्यू, ताकि दोनों में डिफरेंस शो हो सके। तो नेगेटिव जो वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि ये इसे रीस्टोर करिए, क्योंकि मैं इस साइड पे नेगेटिव ले रही हूँ ना, तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो बताएगी कि ये जो वैल्यू है ये रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं कि f इज़ इक्वल टू के एक्स। ये कौन सी f है, ये वाली f है जो मैंने यहाँ पर लगाई है, ये वाली। अब जो वापस खुद आया है तो मैं इसे नाम दे देती हूँ एफ आर इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से खुद वापस आया है। बट अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज़ इक्वल टू एम ए के इक्वल होता है। तो अब हम क्या मेंशन करेंगे, एफ इज़ इक्वल टू एम ए है, तो ए हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, रेट डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। एक्स किसको रिप्रेजेंट करे, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट का आप एक बार डेरिवेटिव लें वेलोसिटी मिलेगी, दो बार डेरिवेटिव लें आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। सो ये वाली जो वैल्यू है इसे मैं पुट कर रही हूँ इस एक्सेलरेशन के अंदर। तो हमारे पास बन गया एम, ए की जगह ये वैल्यू पुट करें, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय dt square. So this force will be the restoring force that brings the body to its original position. तो अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो मैं इसके साथ एफ आर मेंशन कर देती हूँ। अगर एफ आर मेंशन कर रही हूँ तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये माइनस एक्स के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ जो आएगी माइनस के एक्स इज़ इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में मैं इस इक्वेशन को नाम दे देती हूँ, किसका, इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं m को डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ चुकी है। इस इक्वेशन से हम आगे की डेरिवेशन करेंगे। सो फर्स्ट द डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी मींस ये किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, किस वेलोसिटी से वापस आ रहा है, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को देखें, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस के बाय एम आ जाएगा हमारे पास। m को मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड पर भी आ जाएगा, और ये आ गया माइनस के बाय एम एक्स इज़ इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब अगर मुझे इस इक्वेशन से मैं दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकती हूँ, एक्स भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, मैं इस इक्वेशन से वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं वेलोसिटी के लिए। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखें। अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव ले लूँ, माइनस के बाय एम एक्स एज इट इज़ रहेगा, इसको मैं लिखती हूँ डी बाय डी टी, और अंदर क्या आएगा, अंदर आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी। इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपको दोबारा यही टर्म मिल जाएगी। अब डी एक्स बाई डी टी मीन्स ये एक बार डेरिवेटिव है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, जो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स ये वाली जो टर्म है पूरी, ये आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे रही है। तो मैं इसकी जगह पर मेंशन कर सकती हूँ माइनस के बाय एम एक्स डी बाय डी टी, और इस पूरी टर्म की जगह, इसकी जगह, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है जो वेलोसिटी के इक्वल होता है, मैंने वेलोसिटी मेंशन कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ चुकी है। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, डी एक्स के साथ। फिर हम देखते हैं हमें क्या मिलता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसी इक्वेशन 6 से।
इक्वेशन 6 में हमारे पास आया है -k/m इंटू एक्स इज़ इक्वल टू d/dt। मैं अगेन इक्वेशन 6 मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पर v आया था। मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड पे dx फॉर सिंप्लीफिकेशन, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी मल्टीप्लाई कर दें dx के साथ। तो हमारे पास न्यू टर्म क्या आ जाएगी, न्यू टर्म आ जाएगी -k/m x dx इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूँगी, dv को ले जाती हूँ dx की जगह और dx को ले जाती हूँ dv की जगह, क्योंकि दोनों हो तो मल्टीप्लाई रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx/dt इंटू dv। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखें -k/m x dx एज इट इज़, dx/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगेन आपको क्या देगी ये टर्म, वेलोसिटी देगी, और dv हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर हमने टोटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब कहाँ से कहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हम, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी इक्वेशन के साथ ही मैं मेंशन कर देती हूँ इंटीग्रेशन को, ये भी इंटीग्रेशन आ गया, ये भी इंटीग्रेशन आ गया। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, यही जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। -k/m दोनों कांस्टेंट हैं, इंटीग्रेशन आ जाएगा x dx के साथ, और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा v dv। तो इंटीग्रेशन हम किस तरीके से लेते हैं बच्चों, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पे डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x²/2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इधर से आ जाएगा v²/2। अब हमने क्या करना है, हमने v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जो एक्स्ट्रा टर्म है उनको पहले हम कैंसिल आउट करते हैं और c की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब जो हमारे पास मेन इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम फर्दर चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी के लिए तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है इसके लिए कि आपको c की वैल्यू को फाइंड आउट होना चाहिए। तो c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ले लेते हैं, ये हमने सारी जो वैल्यू थी ये मेन पोजीशन पर ले ली। अब हम कंडीशन लेते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, किसकी, वेलोसिटी की। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन पर यहाँ देखें, एक्सट्रीम पोजीशन ये वाली है या ये वाली है, तो दोनों पर मैंने डिस्प्लेसमेंट xm लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इस x को रिप्लेस कर दूंगी फॉर द एक्सट्रीम पोजीशन। ये हमारी मेन इक्वेशन है, अगेन रिपीट कर रही हूँ। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए मैं इसे रिप्लेस कर रही हूँ xm² डिवाइडेड बाई 2 प्लस c इज़ इक्वल टू, एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉइंट नोट कर लें कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमेशा जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ये क्यों ज़ीरो होती है, ये मैं आपको सिंपल पेंडुलम की जो एग्जांपल है उससे समझाऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी फ़िलहाल आप यही नोट करें, एट द एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये एक्सट्रीम पोजीशन के लिए यहाँ मेंशन कर देती हूँ एक्सट्रीम पोजीशन। और वेलोसिटी इज़ इक्वल टू मैक्सिमम, कहाँ पर मैक्सिमम होगी, फॉर दी मेन पोजीशन। ये दो पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। सो एक्सट्रीम पोजीशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो हो जाएगी ज़ीरो, ये वाली टर्म तो हो गई ज़ीरो हमारे पास। अब c की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c हमारे पास आ जाएगा प्लस, ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, k/m xm² डिवाइडेड बाई 2। अब देखें, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन a, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन b एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। अब कांस्टेंट c की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी जो हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देते हैं इसके अंदर और v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलें अब वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास जो मेन इक्वेशन आई थी वो आई थी -k/m x² डिवाइडेड बाई 2
प्लस सी था, सी की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, प्लस के बाई एम एक्स एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स एम का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। अब वी इधर ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि मैंने मीन एक्सट्रीम पोजीशन के लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी ले लिया और मीन पोजीशन के लिए एक्स भी हमारे पास आ चुका है। तो अब यहाँ पर वी ज़ीरो नहीं होगा। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमने क्यों ज़ीरो किया? क्योंकि हमें कांस्टेंट सी की वैल्यू चाहिए थी। अब देखें इन दोनों में कौन सी टर्म कॉमन आ रही है। इन दोनों में कॉमन हमारे पास टर्म आ रही है, एक तो 1/2 कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, दूसरा हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, के बाई एम भी कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया, यहाँ से बच गया आपके पास अंदर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से बच गया प्लस एक्स एम स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच गया, इसको जो टर्म है हमारे पास इसको मैं इस तरह लिख देती हूँ 1/2 वी स्क्वायर। अब देखिए कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ से 1/2 से कैंसिल आउट हो रहा है। बाकी जो टर्म आपके पास बच गई वो ये वाली बच गई के एम, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रही हूँ, एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स इसको इधर ले गई हूँ मैं और इसको इसकी जगह लिख दिया, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हमने वी स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना, हमने वी फाइंड आउट करना है। सो वी स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए मैं ले लेती हूँ स्क्वायर रूट। अगर इधर स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इट्स मीन यहाँ भी स्क्वायर रूट आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू के बाई एम, इसको मैं अंडर रूट को सेपरेट कर रही हूँ, एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, दोनों के ऊपर अंडर रूट है, मैंने जस्ट सेपरेट कर दिया। अब जो अंडर रूट के बाई एम है हमारे पास वो किस वैल्यू के इक्वल होता है, अंडर रूट के बाई एम हमारे पास होता है ओमेगा के इक्वल। इसको हम एक टॉपिक में प्रूव भी करेंगे। इस टॉपिक में आपने यही लिखना है, अंडर रूट के बाई एम इज़ इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, v इज़ इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख देते हैं ओमेगा, प्लस माइनस पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, हमारे पास वैल्यू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डायग्राम में देखें हमने पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर भी लेना है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर भी लेना है। सो बोथ साइन यू हैव टू मेंशन देयर, पॉजिटिव नेगेटिव। एंगुलर वेलोसिटी, दिस वन इज़ द सिंपल वेलोसिटी, और सिंपल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है किसका, सिंपल वेलोसिटी का। अब हम नेक्स्ट में इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, इन्हीं में से हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं।